आईआईटी पटना की 12th कन्वोकेशन की इस मंच पे उपस्थित भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, देश के एक जाने माने विचारक आदरणीय B.R. शंकरानंद जी, इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर T.N. सिंह जी, मंच पे उपस्थित सभी एकेडमिशियंस, BOG के मेंबर तथा यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, मेरे साथी पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी, विधायक मित्र संजीव चौरसिया जी, संजय मऊख जी तथा अन्य महानुभावगण और जिन स्टूडेंट्स के आज कन्वोकेशन में स्नातक जिनको मिलने वाला है, मिल रहा है, ऐसे विद्यार्थियों की गौरव करने वाले माता पिता और परिवार के सदस्यगण, अन्य महानुभावगण, विद्यार्थीगण, वर्तमान के विद्यार्थीगण और प्राध्यापक मित्रगण और पत्रकार मित्रगण, कोई भी इंस्टीट्यूशन की जब इस प्रकार की कन्वोकेशन आयोजित किया जाता है, उसको कुछ परंपरा को मनाया जाता है। प्रोसेशन में आना, मेडल देना, कुछ प्रेरक बात कहना और बच्चों को उस प्रेरक बात तक रुकना पड़ता है क्योंकि मेडल लेना है। और मैं भी इस रिचुअल्स में आपके साथ शामिल होकर खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मेरे को भी आत्मसंतोष हो रहा है। आज हमारे देश में कम से कम, जैसे मेरे को बताया गया, 700 से ज्यादा विद्यार्थियों की आज यहाँ समावर्तन में उनको 741 विद्यार्थियों को आज मानक दिया जाएगा। मित्रों, मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने, आदरणीय शंकरानंद जी, नित्यानंद राय जी और सर्वोपरि गिरिराज जी ने, अभी मैं भी उनसे जुड़ा हूं और मैं भी जोड़ के मेरे अपेक्षा उनके साथ जोड़ता हूं। जो अपेक्षा उन्होंने आपके सामने रखा, मैं भी उस अपेक्षा को आपके सामने रखता हूं। मित्रों, आप सब लोग सौभाग्यशाली हो। मैं थोड़ा और लाइटर बात करना चाहूंगा। गिरिराज जी ने तो जॉब क्रिएटर तक पहुंचे, IAS बनना कि नहीं बनना एक जिम्मेवार नागरिक के नाते आपके सामने उन्होंने विषय रखा। मैं डायरेक्टर साहब को पूछ रहा था कि सर, इसमें कितने राज्यों की विद्यार्थी पढ़ते हैं? IIT एक पैन इंडियन इंस्टीट्यूशन है। मैं 2-3 जानकारी, एक नया सेकेंड जनरेशन IIT इसको कहा जाता है। अभी तक भारत सरकार इसमें 900 करोड़ रुपया खर्चा किया है। अभी हमें सौभाग्य अभी मिल रहा है, अभी भारत सरकार, मोदी जी की सरकार इसमें और 600 करोड़ रुपया, 644 करोड़, 644 करोड़ रुपया की फेज 2 एक्सपेंशन की अभी अनुमोदन किया है। ये इसमें इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूं। मित्रों, इसमें पैन इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं। मैं एक स्टैटिस्टिक्स पूछा कि इसमें कौन सी रैंक के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। उन्होंने मेरे को कहा कि 2-3 जो अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें लगभग 2000 रेंज में जो रहने वाले JEE एडवांस के विद्यार्थी वहां आते हैं। अभी देश में जो अभिभावक बैठे हैं या जो अन्य मित्र बैठे हैं, देश में लगभग 20,000 JEE एडवांस के स्टूडेंट को मनोनीत किया जाता है। 18,000-19,000 मनोनीत किया जाता है और उनमें से 23 IITs की एडमिशन होती है। मैं सबसे पहले IIT की स्टूडेंट्स और फैकल्टी को बधाई देता हूं। पिछले 15 साल में आपने इस इंस्टीट्यूशंस की मानक को बढ़ा के 2000 की एडमिशन रेंज पे ले आए और आने वाले दिनों में और आप बढ़िया करोगे। मैं जब पूछा कि कितने राज्य से बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि 23 राज्य से बच्चे पढ़ते हैं। अभी गिरिराज जी कुछ बच्चों को अपने प्रांत कहां से है पूछ रहे थे, स्वाभाविक है। मैं थोड़ा उसको सार्वजनिक रूप में पूछना चाहता हूं अलग तरीके से। ये जो हमारी भारत की पूर्वांचल है, बनारस से नीचे हमारे पूर्वांचल तक, माने बनारस से नीचे सीमांचल तक, ये जो गंगा जी की बेल्ट है,
मेरे को कहा गया कि आंध्र के बहुत बच्चे पढ़ते हैं। गैर हिंदी भाषा भाषी पट्टी के कितने बच्चे पढ़ते हैं? जो आज 740 बच्चे डिग्री ले रहे हैं, वो तो हाथ खड़ा करे। कम है। मैं फिर आंध्र, कर्नाटका, साउथ के कितने बच्चे हैं? वेस्ट के कितने बच्चे हैं? गुजरात, महाराष्ट्र। अच्छा, हिंदी बोलने वाले कितने बच्चे हैं? तो हाथ खड़ा करो। ज्यादातर है। आप जब यहां आए फर्स्ट सेमिस्टर में, अच्छा इसमें जितने बच्चे आए, जो भी स्टेट की भी हो, आपकी बोर्ड क्या था? पहले नॉन सीबीएसई वाले हाथ उठाए। नॉन सीबीएसई माने कोई आंध्र का होगा, कोई यूपी का होगा, कोई बिहार का होगा, कोई झारखंड होगा, लगभग 40% होंगे। सीबीएसई वाले ज्यादा हैं। थोड़ा ईमानदारी से बोलना। नहीं, मैं आगे का प्रश्न पूछ रहा हूं। कोई कोचिंग फैक्ट्री से बैठ के कितने लोग आए? कोई घर में पढ़ के आए? ये सच नहीं बता रहे हो। अच्छा, कितने नवोदय में पढ़े हुए बच्चे होंगे? हाथ खड़ा करो। है 10-12 है बच्चे। केंद्रीय विद्यालय में मैं बिहार के बच्चों को कोचिंग फैक्ट्री नहीं बचूंगा। अच्छा, पाटना में कोचिंग करने वाले कितने बच्चे पढ़े हो? तो कोई फैक्ट्री नहीं है, ये तो स्कूल है। चलो एक बात बताओ, सच बताइए, इस बार थोड़ा सच बताना। आपको जब पहली बार आप पढ़ने आए आईआईटी में, उसमें आपको देखो, अभी तो पास कर चुके हो, आपकी जॉब भी लग चुकी होगी, प्लेसमेंट के एवरेज मीडियन इनकम भी आ गई है। कितने बच्चों को इंग्लिश समझने में सहज हुई? ये सच बताना। अभी पास कर चुके हो, कितने बच्चों को इंग्लिश समझने में सहज हुई? अगर चलो उसको मैं दूसरे तरीके से रखता हूं, अगर आपको हिंदी में पहला सेमेस्टर में, आगे की नहीं बात कह रहा हूं, पहला सेमेस्टर हिंदी में पढ़ाना पसंद करते या इंग्लिश में पढ़ाना पसंद करते? इंग्लिश में। क्यों? आप सियाने हो चुके हो इसीलिए। मैं अभी आईएसएम धानबाद की इंडक्शन सेरेमनी में गया था। कन्वोकेशन था, पहले संध्या में पहुंच गया था। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों से मैंने बातचीत किया। एक बच्चा मेरे को ही बिहार के हैं, गंगा के इस पार की, मैंने दरभंगा की तरफ की, शायद अब्दुल या ऐसा का नाम उसका कुछ था। उन्होंने कहा कि सर फर्स्ट ईयर की एडमिशन में फर्स्ट सेमेस्टर अगर हमको हिंदी में पढ़ाया जाता तो अच्छा होता। आप सियाने इसलिए हो चुके हो। दूसरी मैं अनुभव बताता हूं। मैं कल आईआईटी काउंसिल 23 आईआईटी और एक आईआईएससी बेंगलुरु की डायरेक्टर्स एंड बीओजी चेयरमैन के साथ एक मीटिंग में मैं था। सिंह साहब भी वहीं थे, टीएन सिंह साहब। हम लोग उसमें जब चर्चा की, एक मॉडल लिखे, जोधपुर आईआईटी, ये सेकेंड जनरेशन के आईआईटी है, थोड़ा पटना के बराबर भी खुला है, शायद एक ही समय में खुला है। उन्होंने पिछले 2 साल से एक अभ्यास आरंभ किया जिसमें यह कहा है, पहला 2 सेमेस्टर, उनके वहां 400 बच्चे एडमिशन करते हैं, उनका पहला 2 सेमेस्टर एंड फर्स्ट ईयर ऑफ द एजुकेशन 25% बच्चे हिंदी में ही पढ़ते हैं। समान प्राध्यापक पढ़ाते हैं। जो प्राध्यापक क्लास में इंग्लिश में पढ़ाते हैं वही प्राध्यापक उनको हिंदी में भी पढ़ाते हैं। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने के बाद वो थर्ड सेमेस्टर तक वो इंग्लिश में असिमिलेशन करते हैं। चलो, मैं तो आप आगे आ जा चुके हो और आगे आपको जॉब और रिसर्च में जाना है। कई बच्चे एमटेक भी करेंगे, कई बच्चे पीएचडी भी करेंगे, कई बच्चे जॉब में भी जाएंगे। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी हम लागू कर रहे हैं। उसमें हमने ये आग्रह रखा है और ये विषय कहा है, एक रिसर्च के आधार पर कहा है,
अगर भारत को प्रधानमंत्री जी की आह्वान से 2047 तक अगर डेवलप्ड नेशन बनना है, विकसित राष्ट्र बनना है, तब गिरिराज जी ने जो अपेक्षा आपसे रखा, आपने कितने लोग यहां आईआईटी पटना में लिट्टी चोखा खाए हो? पटना कैंपस में पसंद है लिट्टी चोखा खाना? शायद अभी आप मैगी खाने में ज्यादा पसंद करते हो। मित्रों, हमें वोकल फॉर लोकल होना पड़ेगा। हमारी अर्थनीति, इस बार सरकार ने, भारत सरकार की बजट रखते हुए कहा कि हम मखाना बोर्ड बनाएंगे। मखाना बोर्ड इसीलिए बनाएंगे क्योंकि बिहार की अर्थनीति के साथ मखाना की बहुत संपर्क है। क्या आईआईटी पटना कभी सोच पाएगा कि मखाना की जैसे सुपर फूड, न्यूट्रियस फूड की वैल्यू एडिशन करते हुए बिहार की रूरल इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में हम कुछ नया कर पाएंगे? हम गंगा की किनारे बैठे हैं। मेरे को आज सौभाग्य मिला, मैं सुबह सुबह गंगा जी का दर्शन करने गया, दियारा देखने को मेरे को सौभाग्य मिला। मेरे मित्र नित्यानंद राय जी को मैं कभी मिलने जाता हूँ हाजीपुर की तरफ, वैशाली जिले में जाता हूँ, उजियारपुर जाता हूँ, वहां केला ही केला होता है, इधर भी केला होता है। आजकल गिरिराज जी केले से भी कपड़े बनाते हैं, केले की फाइबर से ही कपड़े बनाते हैं। मित्रों, हमारी उत्पादित चीजों में नवाचार करके, इनोवेशन करके अगर उसको मूल्य देते हुए हमारी बाजार की आवश्यकता को हम पूरा कर पाएंगे, ये अपेक्षा आईआईटी से है। और इसको समझना है, इसको पूरा करना है, तब हमको हमारी समझ हमारी मातृभाषा में बढ़ानी पड़ेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है प्रारंभिक अवस्था की पढ़ाई, यानी स्कूल की, कॉलेज की नहीं, प्रारंभिक अवस्था की पढ़ाई हमें मातृभाषा में करे तो अच्छा है। मैं आपको 3 देशों के नाम लेता हूं, वो आज की विश्व में टेक्नोलॉजी में बहुत ऊंचे स्तर पे हैं। जापान, इजराइल और जर्मन, तीनों देश के नाम मैं आपके सामने उल्लेख करता हूं। तीनों को जो आईआईटी वगैरह जैसे बच्चे पढ़ते होंगे वो इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं। आप पढ़ो, अच्छा करो, मेरा शुभेच्छा है, वो नहीं पढ़ते हैं। हमें तय करना पड़ेगा, हमें बड़े बड़े कंपनियों में सर्विस इंजीनियर बनना है ना इनोवेटर बनना है। कम से कम समाज की आपसे अपेक्षा है, आपके मां पिताजी की तात्कालिक अपेक्षा रह सकती है। आप नौकरी करो, मैं तो आपको गलत बात समझाने आया हूं, आप नौकरी मत करो। मैं एक संस्था कलकत्ता की नाम लेता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। देश आजाद नहीं हुआ था, देश की वैज्ञानिकों को लगा, माने भारत की मुल्क की वैज्ञानिकों को लगा कि चंद दिनों में हमारे देश को आजादी मिल जाएगी। जब हमारे देश को आजादी मिलेगी, हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे होगी, हमारे देश में मेडिसिन क्या क्या लगेंगे, हमारे देश की चुनौती क्या है। कुछ मित्रों मिलकर बना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी बना तो इस बार की कोरोना में हम कम समय में वैक्सीन भी बना पाए। 100 साल पहले की गई काम को आज इस बार मौका मिला हमको। बच्चों की पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज हुआ क्योंकि माँ पिताजी आपकी विद्वता पे भरोसा रखे और आप पे जोर दिए। 1-2 लोग और भी आए होंगे, लेकिन अमूमन मैंने हिसाब किया है जेई नीट में बैठने वाले बच्चे घर में, पूरा घर एक जगह पे फोकस हो जाता है। माँ रात को सोती नहीं, पिताजी ज्यादा समय काम करके घर की आमदनी बढ़ाते हैं, छोटी बहन की पढ़ाई कंप्रोमाइज किया जाता है, आप पे इन्वेस्ट किया जाता है। समाज आपको ऐसे, आईआईटी हमारी देश की आज सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन है। इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन आपको बनाया जा रहा है। क्या हम इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन बनाए हैं इसीलिए कि हम, ठीक है एक समय था, आज भी समय है, मैं नहीं कहूंगा आप कल सब नौकरी छोड़ के आप आपके उद्यम धंधे में लग जाए, ऐसे बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा। लेकिन आईआईटीएंस को मैं 10 साल की एक टाइमलाइन देता हूं, और जो आज वाले बच्चे पढ़ रहे हैं जो फर्स्ट ईयर में इस बार आए हैं, मैं उनको 5 साल का टाइमलाइन देता हूं। हमें देश में एक नई कल्चर बनानी पड़ेगी।
मित्रों, विश्व की व्यवस्था बदल रही है। विश्व में किसी की मोनोपोली आने वाले दिनों में नहीं रहने वाला है। भारत में अकेले ही, भारत आज सबसे बड़ा चिंतित विश्व सबसे चिंतित एक विषय पे, क्लाइमेट कंसर्न पे, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। उसकी समाधान क्या है? उसकी समाधान कार्बन एमिशन को घटाने में है। कोयला, क्रूड ऑयल, गैस, इसकी बदले अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पे, न्यू एज एनर्जी पे जाएंगे, तब हम उसके समाधान ले पाएंगे। मैं मित्रों गंगा जी के किनारे खड़ा होकर थोड़ा बहुत मैं जितना अध्ययन कर पाया हूं, मैं एक बात आपके सामने बता के जा रहा हूं मित्रों, युवा मित्रों। अगर बिहार चाहेगी, बिहार में जितने पानी है, बिहार में जितना एग्री वेस्ट है, मैं एग्री प्रोड्यूस नहीं कह रहा हूं, धान, गेहूं, सब्जी, केला हो जाने के बाद उसकी पेड़, गन्ना की बगास, ये सब को अगर हम मिला दें, बिहार आधे भारत को रिन्यूएबल एनर्जी पहुंचा सकता है। यह मैं स्पष्ट रूप में आपके सामने कह सकता हूं। हमारे सामने दो रास्ता है। यह सारा चीज आज मैं सुबह सुबह यहां के माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए गया था। मैं उनको लंबे समय से जानता हूं। वो माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति को खूब आग्रह के साथ यहां नीचे ला रहे हैं, वो है बायो एनर्जी को जमीन पे लाना। एथेनॉल पे काफी काम हो रहा है। मित्रों, आज हमारी देश दुनिया की, आज हम 4थे नंबर की इकोनॉमी है, थोड़े दिन में हम 3 नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे। आज इकोनॉमी की सबसे, जो इकोनॉमी कैसे अच्छा है, उसकी साइज कैसा है, उसके जो 2-3 मानक है, उसमें उस समाज की एनर्जी कंजम्पशन क्या है, उसको अगर हम नाप पाते हैं तो उस समाज की डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स को हम नाप पाते हैं, उसकी इकोनॉमिक साइज को नाप पाते हैं। आज भारत दुनिया की 3रे नंबर के एनर्जी कंज्यूमर है एब्सोल्यूट टर्म में। अमेरिका और चाइना के बाद एब्सोल्यूट टर्म पे भारत नंबर 3 एनर्जी कंज्यूमर है। अगर पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन हम देखें, विश्व की एवरेज से, अमेरिका चाइना का बाद मैं ना कहूं, जापान की बात ना कहूं, ग्लोबल एवरेज जिसमें अफ्रीका भी है, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया की छोटे देश भी हैं, यह सब की कम खपत वाले अगर मिला के समय का एवरेज निकाले तो ग्लोबल एवरेज अगर 100 यूनिट होती है, भारत में बिल्कुल 35 यूनिट होती है। एंड 1/3 ऑफ द ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन की पैटर्न भारत के साथ है। यानी क्या होगा आने वाले दिनों में? हमारी इकोनॉमी जब 3 नंबर होगा, हमारी इकोनॉमी जब डेवलप इकोनॉमी के रास्ते में 1 या 2 नंबर होगा, तब हमारी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा। हमारी सामने चुनौती रहेगा, हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को यूज नहीं करेंगे, कोयला, क्रूड ऑयल, गैस, इसको हम छोड़ेंगे, तब नया एनर्जी पे जाए। सोलार में भारत 10 साल पहले सोलार एनर्जी में पर यूनिट हमारा कॉस्ट था 18 रुपया, वो आज घट के 2 रुपया हो चुका है, 1 रुपया 80 पैसा हो चुका है। भारत हाइड्रोजन पे जोर दे रहा है। हाइड्रोजन के लिए पानी चाहिए, हाइड्रोजन के लिए इनोवेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भारत भी उसको बनाने में लग चुकी है। भारत हाइड्रोजन बनाने की कॉस्ट आज $3 है, और आने वाले दिनों में अगर IIT पटना लगेगी, ये $1 भी हो सकता है। मैं आपको मन बढ़ाने के लिए नहीं आया हूं। आपके यहां जितने सारे बिहार में, मैंने इसलिए पूछा, आपने लिट्टी कितने लोगों ने खाया, सत्तू की शरबत कितने लोग पीते हो, इसमें सब जमीन से जुड़ते हो। आप थोड़ा आपके पास में देखो, स्टीव जॉब अपने, आजकल बिहार में स्टीव जॉब को लेके 2 लोग बहुत प्रतियोगिता करते हैं। कोई कहता है स्टीव जॉब कितना पढ़ा है, कोई कहता है स्टीव जॉब पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। मैं उस विवाद में नहीं जाता हूं, लेकिन स्टीव जॉब ने काम किया। स्टीव जॉब ने समाज की आवश्यकता क्या है, समाज में किस चीज में नयापन होगा, यह मौलिक फर्क को उन्होंने पढ़ पाया। IITians हमें समाज की आवश्यकता के, नेशनल प्रायोरिटी क्या है, नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से हमें उस बारीकी को अगर हम समझ पाएंगे, तब हम भी जॉब सीकर के बदले जॉब क्रिएटर हो पाएंगे। यह प्रेरणा IIT ही बाकी विद्यार्थियों को, नौजवानों को दे सकता है। इसी अपेक्षा के नाते मैं आपके पास आज आया हूं। मैं 2-3 अनुरोध करने आया हूं। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग तब स्पष्ट होगी अगर आप विषय को अपनी ही भाषा में, वो हिंदी हो या भोजपुरी भी हो,
मैं कभी कभी कुछ मित्रों को से बातचीत करके कुछ मित्र मेरे को कहते हैं कि क्यों मातृभाषा जरूरी है मौलिक चिंतन के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। उन्होंने कहा कोई मरीज जाता, आप सभी मरीज के पास जाते हो, पटना यहाँ IIT में डिस्पेंसरी है कि नहीं है? आप जाते हो कि नहीं जाते हो वहां? क्यों भाई, जाते हो डिस्पेंसरी में? अरे बोलो हाँ या ना। बचपन में कभी गया कि नहीं गया? सेमेस्टर 1 में भी गया था। तब उसको डॉक्टर को अपनी दबा माने दर्द, अपने कष्ट इंग्लिश में बताया था, हिंदी में बताया था? भाई चुप क्यों हो गए? किसमें बताया होगा आपने? भोजपुरी में भी बताया होगा। आप आंध्र का कोई मित्र होगा तो तेलुगु भाषा में समझाया होगा। और डॉक्टर आपको दवाई लिखा हुआ इंग्लिश में। जब आप फार्मेसी में आए होंगे, फार्मेसी वाले आपसे किस विषय में बात किया, किस भाषा में बात किया होगा? अगर एक दर्द, एक कष्ट की समाधान के माध्यम अपना मातृभाषा बनता है, समाज के कष्ट को समझने के लिए आपको मातृभाषा को समझना पड़ेगा। तो मित्रों, नौकरी तो बहुत लोग करेंगे और नौकरी पेशे लोगों के माध्यम से देश परिवर्तन नहीं हुआ है। आप IITians नौकरी पेशे में बंधने वाले लोग नहीं हो। आप दुनिया को मार्गदर्शन दिखाने वाले नौजवान हो। आपको जॉब क्रिएटर बनना है। आज की दुनिया की समस्या क्या है? मैं एक क्लाइमेट कंसर्न एक ही विषय बताया। आज बायोटेक्नोलॉजी, बायो इकोनॉमी, बायो साइंस सर्वोपरि है। जीनोम सीक्वेंस की बात कहा जाता है, जेनेटिक कोडिंग डिकोडिंग की बात कहा जाता है। कौन सी, मैं कुछ दिन पहले कलकत्ता में था, खड़गपुर IIT के रिसर्च पार्क में। मेरे को एक लड़की साउथ की मिली, अच्छे हिंदी बोलती थी। उन्होंने कहा सर मैं वेगन फिश बना रहा हूं। मेरे बायो साइंस की रिसर्च वेगन फिश, यानी गिरिराज जी भी अभी तो शाकाहारी हो, शाकाहारी फिश भी खा सकते हैं, और रिसर्च उसमें हो रहा है। उतना ही प्रोटीन, विषय तो प्रोटीन का ही है ना, एक टेस्ट का है, एक प्रोटीन का है। आज इस प्रकार की भारत की गरीबों की घर में प्रोटीन पहुंचाने के लिए हमारी आलू, हमारी साग सब्जी, हमारी बैगन, हमारी भिंडी, हमारी कौन सी साग से ज्यादा वैल्यू एडेड प्रोटीन मिलेगा, ये बायो साइंस में उल्लेख है। इसको रिसर्च करके देश में न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना, देश को विकसित करना है, देश के नागरिकों की स्वास्थ्य को ठीक करना। ये कौन करेगा? ये बायो साइंस ही करेगा। ये ग्लोबल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, हमारी भारत की भी प्रॉब्लम है। हमें ट्रांसलेशनल इनोवेशन करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी में हमें काम करना पड़ेगा। ये सारे के लिए हमको समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने भाषा से शुरू किया। हमारे सामने 3 चीजों की चुनौती है। हम 21वीं सेंचुरी के समय में जो इकट्ठा हुए, जो विश्व की जिस प्रकार के पूरा यूक्रेन, रशिया, हमें भारत, हमको भारत के ऊपर किसी ने टैरिफ लगाया और 25% एक्स्ट्रा, क्योंकि हम और किसी देश से तेल खरीदते हैं, एनर्जी खरीदते हैं। भारत के अंदर 600 मिलियन मेट्रिक टन बायोमास पड़ा है। अब पटना IIT से जाके हवाई अड्डा तक जाओ, रेलवे स्टेशन तक जाओ, कहीं भी जाओ, आपको बायोमास ही दिखेगा, कचरा के रूप में पड़ा है। यह सब एनर्जी बन सकता है। 600 मिलियन मेट्रिक टन एनर्जी बनता है तो भारत नेट एनर्जी इंपोर्टर से आज तो हम 10 लाख करोड़ रुपया की एनर्जी खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम अपना टेक्नोलॉजी बनाएंगे, हम हमारी एनर्जी को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, हम मुनाफा कमा सकते हैं। मित्रों, आज ये सब करने के लिए 100 साल पहले इस समय में नौजवान देश के लिए मरने के लिए तैयार होते थे। मैं आपको बिल्कुल अनुरोध नहीं करने आया हूं कि आप मरना चाहिए, अभी आप देश के लिए जीना चाहिए। तब देश ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। आपको इस बार आने वाले 25-30 साल देश की समृद्धि की सेनानी बनना पड़ेगा, देश को समृद्ध बनाना पड़ेगा। इसलिए लंबी सोच सोचनी पड़ेगी। आज AI बड़ी डिसरप्टर होके आई है। हमें जहां जहां जिस क्षेत्र में काम करते हैं, हमें AI टूल्स को यूज करके थोड़ा कल्पना करिए, उसमें हमारी पूरा डाटा एनालिटिक्स करके अगर हम आने वाले 50 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल में क्या होगा उसकी अगर मैपिंग करते हैं, उसमें से हमारी इनोवेटिव माइंड कुछ रास्ता निकाल सकती है।
ये सारे के ऊपर मैं, आप लोग सब सौभाग्यशाली हो। ये धरती सहज धरती नहीं है। यहां चंद्रगुप्त मौर्य बने हैं, यहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ही बनाए हैं, यहां के स्थानीय समाज चाणक्य ही है। आप सौभाग्यशाली हो, उस चाणक्य की पास आप 4 साल IIT जैसे संस्था में रहे। आपको चंद्रगुप्त मौर्य बनना पड़ेगा। भारत को 21वीं सदी में दुनिया की 1 नंबर देश बनानी है। 2047 तक देश को 1 नंबर बनानी है। हमको एक सुराज्य से समृद्धि भारत में बनाना है, तब हमें जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। मित्रों, हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। प्रजातंत्र के इलाका में बैठे हैं। वैशाली में पहला प्रजातंत्र दुनिया की आई है, इसे हम मानते हैं। मित्रों, प्रजातंत्र में एक शर्त है। प्रजातंत्र में सभी लोग अपने अधिकार को लेकर चिंतित होते हैं। मित्रों, अधिकार तब पूरा हो पाएगा जब कोई इसी के लिए जिम्मेवारी लेगा। भारत एक नौजवानों की देश है। भारत आने वाले 25-30 साल तक यंग नेशन करके माना जाएगा। उस यंग नेशन की जिम्मेवारी कौन लेगा? जॉब तो सब मांगेंगे, जॉब क्रिएट होने से तो जॉब कोई करेगा। मित्रों, अब मैं आपको इसीलिए आज के इस समावर्तन में आपके पास ये अपेक्षा रखने आए हूं कि हमें अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी तय करना है। जॉब क्रिएटर बनना है, क्रिटिकल थिंकर बनना है, हमें फंडामेंटल्स तक पहुंचना है। ये सारे पहुंचने के लिए हम खुद को तैयार करना पड़ेगा। फिलहाल अभी नौकरी करिए, शादी भी करिए, माँ पिताजी को संतुष्ट भी रखिए। लेकिन समाज इतने में संतुष्ट नहीं होगा। समाज में आपकी परिवार भी है। समाज समृद्ध होगा तो आपकी समृद्धि बनी रहेगी। आपकी निजी समृद्धि कुछ नहीं होता है। समाज समृद्ध नहीं रहेगा, समाज स्वावलंबी नहीं होगा, समाज आत्मनिर्भर नहीं होगा, तो हम एक समय में जिंदगी इस क्षण तक पहुंच जाएंगे, तब तक शायद हमको पछतावा होना पड़ेगा। आइए मित्रों, हम सब यही समय, सही समय को आकलन करते हुए समाज की दायित्व लें। आप दायित्व लेने से किसी के अधिकार पूरा होगा। बहुत धन्यवाद।